हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, यानी कि बोर्ड्स में आने वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मैं एक्सपेक्टेड जितने भी हैं वो सारे के सारे आज कंप्लीट करवा दूंगा। आपको मेरे साथ सारे के सारे समझने हैं, याद करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं एमसीक्यूज में से होंगे, तो मेरे साथ साथ करते हुए चलना। इसको 1.5 की स्पीड में देख लो, 1 की स्पीड में, जैसा आपको करना है वैसे देखो, लेकिन आपके एमसीक्यू में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको कंप्लीट कराते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे सेक्शन नंबर ए, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जहां पे मेरे 50 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के, फिर 50 क्वेश्चंस मेरे इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टॉक कंसेप्ट कौन सा होता है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। अगर कोई भी चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो उसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर है पूरा होता है तो उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। तो बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट कौन सा है। सबसे पहले सेविंग, क्या सेविंग कभी भी एक दिन की होती है? नहीं, तो आंसर नहीं होगा। प्रोडक्शन क्या एक दिन का होता है? नहीं, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर होता है। सेविंग पूरे साल की होती है, इन्वेस्टमेंट पूरे साल का होता है, लेकिन कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। बात समझ में आया? क्योंकि अपन बोलते हैं कैपिटल एज ऑन 1/4/2026। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर विल बी सी, कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कंसेप्ट। आंसर इज सेविंग, प्रोडक्शन, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। तो आंसर विल बी कैपिटल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक इफ देयर इज अ एक्सेसिव राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आरबीआई क्या करेगा अगर एकदम से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की रेट इंक्रीज हो रही है, यानी कि डॉलर महंगा हुआ जा रहा है, तो क्या करेगा? देखते हैं। सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक, डिमांड मोर ऑफ अदर फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा, हम और डिमांड नहीं मांगेंगे। अलाउ कमर्शियल बैंक टू वर्क अंडर लेस स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, ये भी नहीं करेंगे। बोथ बी एंड सी ना। आंसर देखो क्या है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन बाय सेंट्रल बैंक इफ देयर इज अ एक्सेसिव राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। एकदम से रेट ज्यादा होगी तो क्या करेगा वो, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा देगा, ताकि सप्लाई बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, जो उसकी डिमांड है जो एकदम से एक्सेस हो रखी थी उसके बराबरी पे आएगी, और रेट कैसी हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ में आया? तो आंसर विल बी इसका ए हो जाएगा। वो सप्लाई करेगा किसकी? सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स स्टॉक, जो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ी है उससे वो सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। थर्ड पढ़ते हैं, जल्दी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। मेरे को याद कराओ, मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव करवाए थे, नहीं करवाए थे? हाँ, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं जेम, RRR। ये मेरी क्लासेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। जी से ग्रोथ, ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम से मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखते हैं इनमें से कौन सा है गवर्नमेंट बजट के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल है। जीडीपी की ग्रोथ बिल्कुल है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा हमारा? आंसर विल बी डी। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? डी, जिसका आंसर है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कौन से? तो सारे के सारे ही गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं। बोलो क्लियर है? आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 3500, प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 3500, एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500। द फिस्कल डेफिसिट, अब इसको समझना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले ना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग, ठीक है, जो मांगा हुआ है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दें तो जो बचेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। बड़े ही ध्यान से सुनना, मैंने एक गाड़ी खरीदी और मुझे ना बैंक वालों को 10 लाख रुपए पे कर दें, तो 10 लाख मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी है जो मैंने लिया है, लेकिन उसमें से ब्याज ब्याज हटा दे तो जो बच जाएगा उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि मूल रकम अगर ब्याज हटा देते हैं जो बच जाता है उसी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज 500, यानी कि ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका इंटरेस्ट है, तो बोलता है फिर बोरिंग कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला था प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? प्राइमरी डेफिसिट निकलता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है 3500 इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट नहीं पता, माइनस इंटरेस्ट कितना है? 500। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकल जाएगा? 3500 प्लस 500 इक्वल्स टू 4000। दिख रहा है कहीं पे आंसर 4000? हाँ सर दिख रहा। तो आंसर विल बी 4000। आई होप आपको समझ में आया होगा।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर क्या था हमारा इसका 4000। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क बना के रखना, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है और रीजन दे रखा है फ्रॉम द करेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो बोलता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस द राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बोलता है कि डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन का मतलब होता है उसकी प्राइस इंक्रीज होना। हाँ सही तो बात है ना। हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होना मतलब रुपया बढ़ना, डेप्रिशिएट होना मतलब रुपया घटना। तो सही तो बोल रहे हैं, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल, हमारी प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। बोलते हैं एप्रिसिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन स्टॉक। आपकी करेंसी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या यही रीजन है क्या? तो बड़ी ध्यान से सुनना, बात तो सही बोली है इसने, ये वाली बात तो सही बोली है इसने, पर इसका रीजन सही नहीं है। बोलो बात समझ में आया? बात तो इसने सही बोली है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ना, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी बोलता है हमारे को असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑब्वियसली आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? दैट इज सी। असर्शन एकदम सही था बट उसका रीजन सही नहीं था। बात समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिस्कल पॉलिसीज आर, मैंने आपको बता रखा है फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, टैक्सेशन से रिलेटेड होती है। तो ध्यान से सुनना, फिस्कल पॉलिसीज आर एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलता है बी इसका टैक्स पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये तो नहीं है। दूसरी बात, टैक्स पॉलिसी मान लेता लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती, तो बचते कौन से हैं? ए और सी। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, फिस्कल पॉलिसी आप बजट में यूज करते हो। कहां यूज करते हो? बजटरी पॉलिसी होती है किसकी? गवर्नमेंट की। तो इसका आंसर कौन सा बच जाएगा? बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एमसीक्यूज के अंदर आपको एक छोटी सी बात देखनी है, जो नहीं है उसको हटाओ, आपका आंसर अपने आप आपको मिलता जाएगा। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए अगले पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। 7th बोलता है हम लोगों को रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्टिव ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। बोलता है अकोमोडेटिंग आइटम। आपको पता है बीओपी के अंदर दो आइटम होते हैं, एक होता है अकोमोडेटिंग और एक होता है ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस वो वाले होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होते हैं, और अकोमोडेटिंग जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होते, बस बीओपी को बैलेंस लाने के लिए होते हैं। तो बोलता है अकोमोडेटिंग आइटम और दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन ड्यू टू प्रॉफिट मेकिंग। अकोमोडेटिंग ये तो ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद बोलता है रीजन, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। ना असर्शन तो खुद ही ट्रू नहीं है, असर्शन तो खुद ही ट्रू नहीं है। देखो अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन ड्यू टू प्रॉफिट मेकिंग। नहीं नहीं, वो अकोमोडेटिंग नहीं होते, ऑटोनॉमस होते हैं। वापस बता देता हूं, ये जो अकोमोडेटिंग होते हैं ना, ये नॉन प्रॉफिट वाले होते हैं, है ना। और जो ऑटोनॉमस होते हैं ना, ऑटोनॉमस वाले होते हैं प्रॉफिट वाले। इसने नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, ये अकोमोडेटिव की जगह अगर ऑटोनॉमस होता ना तो मैं आंसर सही बोलता है इसका। तो बोथ द असर्शंस, असर्शन तो खुद ही सही नहीं है। सेकंड बोलता है बोथ असर्शंस एंड नहीं, असर्शन तो खुद ही ट्रू नहीं है, तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड बोलता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। उल्टा बोल दिया, असर्शन ही तो गलत है, असर्शन ही तो सही नहीं है, ये जो पहला है, ठीक है, तो ये गलत है। अकोमोडेटिंग नहीं होते, ऑटोनॉमस होते हैं। फिर बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स आर अंडरटेकन टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। बिल्कुल यही तो करे जाते हैं, ये मॉनेटरी नहीं होते, ये प्रॉफिटेबल वाले नहीं होते, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को लाने के लिए होते हैं। तो आंसर विल बी डी। बोलो बात समझ में आया? इसके लिए मैंने आप लोगों को एक टॉपिक भी पढ़ाया था, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस आइटम। मैंने इसकी रील भी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी, आपको वहां पे मेरे इंस्टाग्राम पे आपको सब कुछ इसका डिटेल में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertions and reason, choose the correct answer। ये अब आपको आ जाने चाहिए। बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी,
मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी, डिप्रिशिएट होता जाएगा, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे या घटेंगे? सर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। रीजन बोलता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर। इसकी वजह से डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो जाएगी। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, $1 इक्वल्स टू ₹70 है, फिर $1 इक्वल्स टू ₹90 है, तो ये एप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। अपनी करेंसी की वैल्यू गिरी है, अपनी वैल्यू गिर गई, अपनी वैल्यू उसकी गिर गई। बात समझ में आया? तो ऑब्वियस बात है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर, हमारी करेंसी चीपर हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। बोथ assertion and reasons are true and reason is correctively explain of the assertions। बोलो क्लियर है? आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, डेफिसिट बजट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बजट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। बजट दो तरीके से होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस जहां पे रिसीट और एक्सपेंडिचर इक्वल, और जहां पे इक्वल नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो इसी को बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। एक ऐसा बजट जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम। बोलो बात समझ में आया? एक ऐसा बजट जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम, तो उसको बोला जाता है डेफिसिट बजट। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। बोलते हैं डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है, डेफिसिट बजट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर, ये बता दिया ना मैंने, गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर क्या है? लेस। ना लेस कैसे हो सकता है? मोर देन बजट रिसीट इक्वल, ना इक्वल भी नहीं है, तो बैलेंस बजट हो जाएगा। तो आंसर विल बी बी, मोर देन इट्स बजट रिसीट्स। बात समझ में आया? यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम, इससे आपका क्या बन जाता है? बजट डेफिसिट। क्या बन जाता है? इससे आपका बजट डेफिसिट। यानी कि बजट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको बता ही चुका हूं, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मीनिंग होता है बोरोइंग। आपको कभी भी कोई पूछ ले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, तो बची क्या? बोरोइंग ही तो बची। तो आंसर सीधा इसका तो आंसर ए दे रखा है। फिस्कल डेफिसिट का मैं कितनी बार मतलब बता चुका हूं? बोरोइंग। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल एक्सपेंडिचर मेरे खर्चे, मान लो मेरे खर्चे 200 रुपए है, टोटल रिसीट्स मेरी 150 है, तो खर्चे कितने? 200, रिसीट्स कितनी? 150, तो बचा कितना? 50। तो ये 50 कहां से लाया? मांग के। इसी को तो बोलते हैं बोरिंग। तो बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस कर दो अदर देन बोरिंग्स, तो जो बच जाएगी उसी को बोला जाता है बोरिंग। तो यही आपका होता है फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आए? अब मैं आंसर तो ए है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, इसको तो बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्लस, कुछ भी नहीं है, दोनों खराब दे क्या फालतू। तो आंसर विल बी ए। बोलो क्लियर है? बात समझ में आया? इन लॉजिकल बात कर रखी है बी, सी और डी में। तो चलो नेक्स्ट बोलते हैं गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 11 है, गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, बी इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, सी इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड, या डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका बोथ बी एंड सी। तो इसको मैं आपको बता देता हूं, आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। गिफ्ट टैक्स कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, आप उसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसको गिफ्ट मिला है उसी को पे करना पड़ जाता है। बात समझ में आया? तो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। और दूसरी बात, इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड, इससे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो जाती, क्योंकि बहुत जगहों पे गिफ्ट पे जो दिया जाता है उसको हम एग्जाम्प्ट मानते हैं, तो गिफ्ट टैक्स बहुत 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 कम माना जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट्स। आपको पता है ना, गवर्नमेंट बजट के अंदर अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स रिसीट्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट्स। बात समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट्स।
ए फीस, बी फाइन, सी गिफ्ट टैक्स और डी ग्रांट्स एंड लोन। तो इनमें से नॉन टैक्स कौन सा है? तो आंसर विल बी कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर इज सी, यानी कि गिफ्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट? गिफ्ट टैक्स नॉन टैक्स रिसीट्स नहीं होती। नेक्स्ट, हु रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इन इंडिया? हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है सर, इसका तो क्या ही बोलूं मैं। आंसर इज आरबीआई। हम सबको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है मनी एंड बैंकिंग, वहां पे ये बता रखा है ना, कि आरबीआई है जो सारी सप्लाई को चलाता है। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? आरबीआई। इसके पास ही मेजर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बोलो क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, 14 से 19 तक इस सीरीज पे हमारे को देने हैं। बोलता है रेवेन्यू रिसीट से हमारे पास 2037 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट्स है, बोरोइंग्स है, कैपिटल। आप इसको कॉपी कर सकते हो ताकि आप इस एमसीक्यू को सारे के सारे ढंग से कर सको। सारी चीज दे रखी है, मैं बस आपको फॉर्मूले बता देता हूं एक बार जो आपको अप्लाई करने। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स आपने माइनस करी तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा एक। अगर आपने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस करी तो बजट डेफिसिट आएगा। बोरोइंग्स है तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और अगर फिस्कल डेफिसिट में से आपने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। ये बड़े ध्यान से देखते हुए आपको चलिए। तो ये अगर आपने देख लिया हो तो नेक्स्ट आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्वेश्चन लगा लो, आपको करना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट विच इज 774 और आपका आंसर हो जाएगा 774। बोलो क्लियर है? रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बोरोइंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2571 और इसको कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स जो भी आपकी आ रही है अदर देन बोरोइंग। बात समझ में आया? तो 2571 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बजट के क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अब जो आपका फिस्कल डेफिसिट आया है ना, उस फिस्कल डेफिसिट में से आपको बस इंटरेस्ट को हटाना है तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी? प्राइमरी डेफिसिट विच इज 2261। कितनी आ जाएगी? 2261। आपको कुछ नहीं करना, अपने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट वाले पार्ट को हटाना है। आंसर विल बी फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर नंबर 17 बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ। अरे अभी अभी तो करा है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताओ उसका। तो अभी अभी मैं आपको बता देता हूं, वापस याद कर लेना। फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट हटा दिया तो जो वैल्यू बचेगी उसको बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ये होती है बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट, तो जो बनता है वो बनता है प्रिंसिपल अमाउंट और उसी प्रिंसिपल अमाउंट को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो देख लो, फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये रहा है ना, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपको ध्यान रखना है। तो आंसर विल बी सी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बोलो क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन following. Statement 1, government budget is an annual statement showing actual receipt and actual payment of the government of the last financial year. Statement 2, tax receipt of the government is a revenue receipts. आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो गवर्नमेंट का बजट होता है ये एक्चुअल रिसीट और एक्चुअल पेमेंट बताता है क्या? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता है
कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, एक्चुअल नहीं बताता है ना, ना ना एक्चुअल नहीं बताता। हम तो बजट का नाम ही क्या है भैया, बीएसटी के अंदर हम लोग प्लानिंग चैप्टर में पढ़ते थे, बजट एक टाइप ऑफ प्लान होता है, तो ये तो हमें बताता है कि कितना करेंगे, ना ना। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट तो नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब सेकंड सुनो, टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज द रेवेन्यू रिसीट्स, बिल्कुल टैक्स एक रेवेन्यू रिसीट्स ही होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। तो दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते, मतलब 1 और 2 तो नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ना स्टेटमेंट 1 ही तो गलत है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, आंसर विल बी डी। स्टेटमेंट 2 सही था, स्टेटमेंट 1 फॉल्स था। बोलो क्लियर है, आ जाओ इलस्ट्रेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 19 में। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनमें से कौन सा नॉन टैक्स नहीं है? तो भैया डिविडेंड प्रॉफिट सरकार का नॉन टैक्स है, पेनल्टीज नॉन टैक्स है, एसटीट नॉन टैक्स है, तो टैक्सेबल ये वाला कौन सा है? नॉट अ नॉन टैक्स, यानी कि नहीं है नॉन टैक्स। इसका मतलब आपसे टैक्स वाला पूछ रहा है, तो भैया जीएसटी खुद ही तो टैक्स वाला है, तो आंसर विल बी जीएसटी। बोलो बात समझ में आया? हो गए हमारे 19। नेक्स्ट, those goods which satisfy human wants directly are called, ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करते हैं उनको क्या बोला जाता है सर? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स ही तो है, ब्रेड, बटर, चीनी, मैदा, ये सारे कपड़े, फोन, ये जितनी भी चीजें हमारे घर में यूज हो रही है कंज्यूमर करने के लिए, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, सब कंज्यूमर गुड्स है। कैपिटल गुड्स तो आपके कौन से आ जाते हैं? एसी, ये स्मार्ट बोर्ड, ये सारे के सारे, ठीक है। ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट जो गुड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, आगे जाके काम आएंगे, पर जो सीधा कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल? रेडियो, क्लोथ्स, मिल्क, पेट्रोल। सर मिल्क और पेट्रोल तो सेमी ड्यूरेबल है ही नहीं ना, पी लिया खत्म हो गया, 2 दिन भी नहीं रख सकते दूध को, तो खराब हो जाएगा, पेट्रोल उड़ जाएगा, बात समझ रहे हो? रेडियो तो सालों साल चल जाता है, पता नहीं मेरे दादाजी के दिए हुए टाइम का, वो तो ड्यूरेबल है। सेमी ड्यूरेबल कौन से हो गए आपके? क्लोथ्स। इतना ही तो चलाओगे 2-4 साल, और क्या, ये तो 25-25 साल चल जाता है, ये तो 2 दिन नहीं चलते। तो सेमी ड्यूरेबल कौन से हैं? जो नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल के बीच में आ रहे हैं, तो आंसर विल बी बी। आंसर इज क्लोथ्स। बात समझ में आया? क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात तो समझ में आ रही है। कितने हो गए हमारे? 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मेरे साथ साथ चलते रहो, आपको सारे के सारे करवाता जाऊंगा, याद भी कर लो इनको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आने के चांसेस है, एज इट इज उठ के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ चलते चलो, सीखते भी चलो, ठीक है। स्पीड थोड़ी तेजी रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? मतलब अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है हमें नहीं पता, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जैसे गाड़ी बढ़ जाना, बोलता है नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, बोथ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? तो सबसे पहला होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। बात याद में सुनना, नेशनल कैलेमिटीज वगैरह चीजें होती है जो इसमें कवर नहीं होती, लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी, कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड माना जाता है, ऑब्सोलेंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज, मतलब ओन अकाउंट प्रोडक्शन, मान लो कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं फीस चार्ज करता हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं पे ले रहा हूं, पर मैं अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो उसकी फीस तो कभी काउंट नहीं हो पा रही ना, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे से तो पेमेंट लिया ही नहीं। तो पेमेंट नहीं लिया तो वो कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जा रही। सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम गुड्स, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाते तो पैसा तो लेंगे। सर्विस आर नॉन प्रोडक्टिव, ऐसा भी नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विस, बिल्कुल आंसर विल बी सी। बहुत मुश्किल है इनकी सर्विस को निकालना। मान लो मेरे
पापा की बिल्डिंग के अंदर ही मैंने मेरा इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है, मेरे पिताजी की बिल्डिंग में मैंने इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है, तो मेरे पिताजी मुझसे कभी भी रेंट नहीं लेते, तो रेंट नहीं ले रहे तो ये नेशनल कम में जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो मुझसे कितना चार्ज करेंगे ये मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आंसर विल बी सी। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन द एस्टिमेशन ऑफ COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? मैं आपको बता देता हूं, नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड में होता है COE। COE का फुल फॉर्म होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मैं इसमें आपको एक ही चीज बताता हूं, जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला, जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला उसी को क्या बोला जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला, बात समझ में आया? जो भी मिला, चाहे फिर कैश मिला, सैलरी मिली, कुछ खाने पीने को मिला, सब कुछ, तो ये बोलते हैं कौन सा नहीं आएगा। तो 24 में हमें देखना है फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, बिल्कुल आएगा। मैंने बोला जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला। फ्री एजुकेशन टू द स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग इन द स्कूल, बिल्कुल 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 ये भी इंक्लूड किया जाता है। थर्ड, हाउस रेंट अलाउंस टू द बैंक एम्प्लॉय, बिल्कुल घर दे दिया। पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन 80 years ओल्ड पर्सन हु इज इन एग्रीकल्चर ड्यूटी, तो इसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। ये आपका COE के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, याद रखना। ये सरकार जो दे रही है, सरकार के प्लानिंग के थ्रू आता है, तो ये कभी भी COE के अंदर ये एम्प्लॉय के लिए नहीं माना जाता, ये उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काउंट किया जाएगा। बात समझ में आया? तो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट 29। Which of the following item is not included while estimating GNP, gross net product of a country at market value? GNP at NP निकालते टाइम क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो सेल्स ऑफ द एंटरप्राइज बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। हमने GDP एट NP निकालने का निकाला, VO प्लस माइनस, याद है ना आप लोगों को? हम करते हैं एक्सपेंडिचर GDP एट NP निकालते हैं जब, तो फॉर्मूला लगाते हैं VOO माइनस IC, और VOO होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बोलता है सेल्स ऑफ द एंटरप्राइज, बिल्कुल लेंगे इसको तो इंक्लूड। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, किसको इंक्लूड नहीं किया जाता? दूसरा बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल वो सेल्स में आ जाते हैं। आप जैसे सेल्स करते हो तो साथ साथ में उसके इंक्लूड क्या कर दिया जाता है? GST उसके अंदर ऐड होके आता है। ठीक है, सब्सिडीज बिल्कुल ही माइनस करी जाती है, और उसके बाद आ जाता है रेमिटेंस बाय NRI, ये कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक तरफा, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आंसर विल बी सी, रेमिटेंस। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। असर्शन बोलता है फिस्कल डेफिसिट रेफर टू द टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब बोरिंग बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या होती है? बोरिंग्स होती है। हाँ, मैंने यही पढ़ाया था आप लोगों को कि फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? बोरिंग्स होती है। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल, अगर आज आप उधार लोगे तो फ्यूचर जनरेशन को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। फिस्कल डेफिसिट रेफर टू द टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर। फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स बर्डन ऑन जनरेशन, है ना, बोरिंग्स होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेन। सेकंड बोलता है बोथ रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। सी बोलता है असर्शन ट्रू है, रीजंस फॉल्स है, और उसके बाद बोलता है दोनों ही गलत है। तो डी तो हो नहीं सकता, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी एकदम ट्रू है, तो और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी हो रखा है, तो आंसर विल बी ए। बात समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट को ये बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन है, इसलिए उसको बोरिंग माना जाता है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, और उसके बाद उसका अपन को करेक्ट आंसर देखे चलना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव टूल फॉर द कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मार्जिन रिक्वायरमेंट पता है क्या होता है? जब बैंक लोन देता है ना तो कुछ गारंटी रखवाता है, गारंटी का अमाउंट ज्यादा होता है, लोन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, तो इस गैप को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब
जब आरबीआई को लगता है पैसा कम देना है मार्केट में, तो वो इस गैप को बढ़ा देता है ताकि कोई लोन ना ले सके। तो बोलता है मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव जब हमारे को एक पार्ट को कंट्रोल करना है, क्वालिटेटिव जब सबको करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो बोलता है बोथ द असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, both the assertion and reasons are true and reason are to explain. Assertion is true but reason is false. हाँ ये एकदम ठीक था। Margin requirement is a qualitative tool of controlling credit creation, बिल्कुल सही। बोलते हैं margin requirement changes the supply of money। नहीं, supply of money change नहीं करता, demand of money change कर देता है। supply तो RBI के हाथ में है ना, मैं खुद मेजर लगा के खुद की सप्लाई कम कर दूं, how it is possible? तो आंसर विल बी सी, assertion is true but reason is false। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे 27। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the corrective alternative given below। बोलता है रिलीफ फंड गिवन टू नेपाल। हमने क्या करा, नेपाल को फंड दिया, रिलीफ फंड गिवन टू नेपाल, ठीक है। फॉर अर्थक्वेक विक्टिम इज रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू रिसीट्स इन इंडियन गवर्नमेंट बजट है। रिलीफ फंड गिवन टू नेपाल, पहली बात तो पैसा हमने दिया है, लिया नहीं है, हमने पैसा दिया है। और रिसीट्स का मतलब होता है पैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में तो आ गया कि भैया क्या आंसर बैठने वाला है। फिर इसका रीजन बोलता है रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज विद नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉट रिड्यूस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि ना तो वो करता है ना वो चीज करता है। तो सर ये बात तो ठीक है ना, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं वो असेट और लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज विच, ठीक है, ये भी एकदम ठीक है। रिलीफ फंड गिवन टू नेपाल, इसको रेवेन्यू रिसीट्स मान लिया, ना ना, पहली बात असर्शन गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसीलिए रेवेन्यू है क्योंकि ना तो वो क्रिएट करता है ना वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बात समझ में आया? ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन, असर्शन रीजनिंग का है। बोल रहे हैं कि टू कर्ब इन्फ्लेशन, यानी कि कर्ब का मतलब होता है खत्म करना। आरबीआई शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कर्ब इन्फ्लेशन। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। पीपल आर रेडी टू पे मोर, पीपल पे मोर, यानी कि ये इकोनॉमी और मार्केट में पैसा बहुत है, इन्फ्लेशन आ रहा है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इसके अंदर पैसा और डालेगा या निकालेगा? सब निकालेगा। तो आरबीआई अपना पैसा बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। तो आरबीआई बाहर निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चीजें खरीदनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी? सर जब वो बेचेगा तो लोगों के पास सिक्योरिटी आएगी और लोग उसको पैसा देंगे, मार्केट से पैसा बाहर निकलेगा। सेकंड बोलता है when the RBI sell the security there will be contraction of credit and purchasing power of the economy reduce। 110% बात सही बोली है। both assertion and reason are true and reason is correctly explained, क्योंकि आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी सेल ही करनी पड़ेगी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो मार्केट से पैसा बाहर भेजना है तो सिक्योरिटी बेचो, लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा बाहर देंगे, हो जाएगी कंट्रोल। बात समझ में आया? तो आंसर विल बी ए, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन और चूज करो सही। रेंट रिसीव बाय इंडियन रियल एस्टेट कंपनी फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बोलता है कि जो भी आपको पैसा मिला है, रेंट रिसीव हो रहा है इंडियन रियल एस्टेट कंपनी को, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखो। रेंट ही तो मिला है, कोई एसेट लायबिलिटी थोड़ी चेंज हो रही है। कैपिटल अकाउंट में तब लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में कब लिखा जाता है कोई चीज? जब असेट
और लाइबिलिटी में चेंज हो तो नहीं, ये बात तो गलत है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। विच कॉज अ चेंज, बिल्कुल सही है। इन द असेट और लायबिलिटी ऑफ द, बिल्कुल सही बात है। तो रीजन तो सही बोल रहा है, लेकिन असर्शन मुझे गलत लग रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, नहीं। बोथ असर्शन आर ट्रू, नहीं। असर्शन इज ट्रू, नहीं। असर्शन ही तो गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो आंसर इज डी। पूरी बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट, द फिस्कल डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट, अब तो मैंने आपको इतनी बार बता दिया फिस्कल डेफिसिट क्या होती है। मैं हमेशा बोल बोल के आपको कितनी बार बता दूं, रंग चेंज करके और बता दूं तुम लोगों को कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक ही चीज होती है, वो है बोरोइंग्स। बोलो बात समझ में आई? तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होता है? बोरोइंग्स के इक्वल माना जाता है। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 32, व्हेन वी कंपेयर बीओपी एंड बीओटी, देखो बता देता हूं, इधर देखो, एक होता है बीओपी और एक होता है बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें विजिबल प्लस इनविजिबल दोनों आते हैं और बीओटी में सिर्फ विजिबल आते हैं, यानी कि गुड्स। इसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आती है। When we compare BOP and BOT, we understand that BOP and BOT can be used, एक दूसरे को कभी भी चेंज कर लो। Both indicate the economic propensity to the same extent. BOT is the subset of BOP और उसके बाद बोल रहा है all of the above. BOT is the subset of BOP. हाँ, आंसर है सी। BOT is the subset of BOP। देखो ध्यान से, BOT में सिर्फ गुड्स आते हैं, यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आते हैं, यानी कि BOT इक्वल्स टू गुड्स, BOP इज इक्वल्स टू गुड्स प्लस सर्विस। तो जो ये है वो तो ऑलरेडी इसमें है, तो BOP के अंदर क्या होता है? BOT प्लस सर्विस। तो BOT इज द सबसेट ऑफ BOP। आंसर विल बी सी। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, हाई पावर्ड मनी रेफर टू द मनी प्रोड्यूस्ड बाय, हाई पावर्ड मनी कौन सी मनी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय? तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर विल बी डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, यानी कि कौन कौन बना रहा है? कमर्शियल बैंक भी बना रही है और आरबीआई भी बना रही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 हमारा था बोथ आरबीआई एंड गवर्नमेंट होगा, बोथ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। नहीं, ये तो क्रेडिट मनी हो जाती है, जो कमर्शियल बैंक का होता है क्रेडिट मनी होता है, ये नहीं होगा। जो हाई पावर्ड मनी वो है जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है, तो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने, तो बोथ ए एंड सी। आंसर विल बी डी। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। 33 नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद द, बीओपी की बात कर रहा है, ठीक है। Import of goods and services debit in the current account, import of goods and services। तो भैया जब भी import of goods and services करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका पैसा जा रहा है तो आप उसको डेबिट साइड खर्चा मानोगे ना, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बिल्कुल, ये तो सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अच्छा, हमें गलत वाला बताना है, ये तो सही है। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ अ ट्रांसफर पेमेंट क्रेडिट इन द, हाँ रिसिप्ट से फायदा है, करंट अकाउंट में डाल दो, करंट अकाउंट, क्योंकि एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं हुई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड क्रेडिट कैपिटल, हाँ एफडीआई, पता है ना आप लोगों को, बताया था मैंने आप लोगों को, क्या कर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेबिट इन द करंट अकाउंट, ना 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 ना, मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, सुनो। एक होते हैं करंट अकाउंट और एक होते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दो चीजें भी आती है, वैसे तो तीन आती है, ये ऐसे चार हो जाती है। एक होते हैं एफ डी आई, एक एफ पी आई, कमर्शियल बोरिंग और बोरिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल। तो एक होता है एफ डी आई और एक होता है एफ पी आई। तो ये जो एफ पी आई होता है ना, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल अकाउंट का होता है, करंट अकाउंट का नहीं होता। बात समझ में आया? तो आंसर विल बी डी। ये गलत है, ये वाला
गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था कि कौन सा गलत है। बोलो बात समझ में आया? तो अगर आप देखोगे कैपिटल अकाउंट के टोटल 4 थे, एफडीआई, एफपीआई, कमर्शियल बोरोइंग, है ना, और तीसरा कौन सा हो जाता है, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, 35 बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना है। SLR is the ratio of demand deposit of a commercial bank which has to be kept in the form of liquid asset। बिल्कुल सही बात बोला है। CRR कैश में होता है या लिक्विड एसेट में होता है? हाँ, ओके, परफेक्ट बात बोली है। SLR is a component of LRR, बिल्कुल सही, which affect the credit creation of the economy, 100% सही बात बोली है। तो ये भी ओके है, ये भी ओके है, तो आंसर अपने आप ए बन जाएगा, यानी कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reasoning, choose one of the correct alternative given below। credit creation come to end when total cash reserve become equal to initial deposit। बोलता है credit creation खत्म हो जाएगा जब total cash reserve एकदम बराबर आ जाएगा, और उसके बाद बोलता है the value of money multiplier is determined by the LRR। जो LRR होता है उससे ही हमारा मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन किया जाता है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, दोनों बातें सही बोली गई है, बट रीजन इसका करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। अगर आपने क्रेडिट क्रिएशन देखा होगा मनी इन बैंकिंग में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बोथ द असर्शन एंड रीजंस आर, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द कंटेंट इन कॉलम 1 विद देयर सुटेबल पेयर इन द गिवन कॉलम 2, और उसके बाद अपन को चूज करना है करेक्ट। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, 1/LRR, बैंक रेट, अगर आप इनको मैच करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी। मैच कर लेना, बहुत ही सिंपल सा मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है, आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स सर्विसेज that are collectively consumed by the public। Public goods are excluded and rivalries in nature alternatively। बोलता है पब्लिक गुड्स के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, पब्लिक गुड्स। तो ध्यान से सुनना, पब्लिक गुड्स वही होते हैं जो सबने यूज करने होते हैं, जैसे गार्डन, पार्क, फ्लाईओवर, रोड, ब्रिज, ये सब पब्लिक गुड्स है ना। तुम्हारा नहीं है, मेरे घर के सामने गार्डन है तो मेरा नहीं है, हम सबका है। सेंट्रल पार्क हम सबका है, इंडिया गेट पे कहाँ जा सकता है, कोई फ्लाईओवर है, सबके लिए है, तो पब्लिक गुड्स है। तो पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रेवल्स इन नेचर ना। तो भैया ध्यान से सुनना, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो 1 इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट, 39, इफ देयर इज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट इट इज बैलेंस्ड बाय। अगर करंट अकाउंट में क्या है, डेफिसिट है, तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, विड्रॉइंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरिंग फ्रॉम अदर सेंट्रल बैंक। या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से विड्रॉ कर लो या बोरिंग कर लो, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर मैच हो जाएगा। 39 में दोनों ही ठीक है, तो आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इन द इनिशियल अकाउंट इफ द रुपीज इज LRR 10% है और आपके पास 700 है, तो बहुत ही सीधा साधा सा आंसर है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, 1/LRR हो जाता है। तो 700 को डिवाइड करोगे 10% से, तो आंसर आ जाएगा 7000। तो यानी कि 700 डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है, 700 इंटू 1/LRR, ये था फॉर्मूला, तो आपका आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग, उसके बाद आपको चूज करना है। बोल रहे हैं कि करंट अकाउंट ट्रैक्स एक्चुअल ट्रांजैक्शन सच एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ, सही बात है। करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल द आइटम्स एक्सप्रेसिंगली चेंज इन स्टॉक। नहीं, ये गलत बात है। फ्रॉम द अल्टरनेटिव चूज, तो बोथ असर्शन रीजंस आर करेक्ट। नहीं, रीजन सही नहीं है, तो आंसर इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। Question number 42. The government of India has decided to vaccinate the adult population of India without any charge. This will be categorized as, यानी कि सरकार पैसा दे रही है। तो पहले बताओ, सरकार का इनकम है या एक्सपेंडिचर है? इनकम है या एक्सपेंडिचर है? आप पहले बताओ मुझे। सरकार अगर कर रही है तो एक्सपेंडिचर है। क्या सरकार का कोई एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है? नहीं। तो याद रखना, जब एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होती तो रेवेन्यू होता है, पैसा आता है तो रिसीट्स, जाता है तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर।
इनकम नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, इनकम नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 43, एक इकोनॉमिस्ट है, टीचर है, वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ एज पर द नॉर्म प्रिवेलिंग इन द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं सर, क्या ही बताऊं इस लोग को? एसएलआर बोलते हैं, ठीक है, अपने पास रख के जो चल रहा है उनको, ठीक है। रेपो रेट, बैंक रेट, तो ये तो आरबीआई जो रेट चार्ज करता है एक कमर्शियल बैंक से, उसको बोलते हैं, तो एसएलआर हो जाएगा। 44, इफ ₹73 आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 इंस्टेड ऑफ 72 अर्लियर, तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया था $1 पहले 72 का था और अब $1 कितने का हो गया है? 73 का। तो क्या हुआ है आपकी करेंसी के साथ? तो सर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी गिर गई। पहले $1 खरीदने के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ते थे, अगर अब 100 देने पड़ेंगे तो खुशी की बात नहीं है कि अरे वाह $1 के बदले 100 रुपए मिल रहे हैं। नहीं नहीं, आपके रुपयों की वैल्यू गिर गई कि जो पहले 90 रुपए में काम हो जाता था अब वही काम हमारे को 100 रुपए में करना पड़ता है। बोलो बात समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो चुकी है? डेप्रिशिएट हो चुकी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द कंजम्पशन फंक्शन a relation between, a consumption function जो होता है, consumption function यानी कि C is a relation between price and consumption, income and consumption, saving and consumption। नहीं सर, consumption function ये जो C होता है ना, तो consumption function का फॉर्मूला होता है C is equals to C bar plus BY। तो it is a income के साथ है, ये Y income है, उससे निकलता है consumption, saving के साथ नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है, तो इनकम के साथ है। इनकम, ये देखो इस वाई के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो इनकम एंड कंजम्पशन। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, लास्ट वाला मत कर लेना क्योंकि इसके अंदर इनकम नहीं दे रखी, इनकम जरूरी है। तो आप ऐसे मत बोला सर इसमें सी बार नहीं दे रखा, इस कंजम्पशन के अंदर सी बार इंक्लूड होता है, ठीक है, गलती मत करना कोई भी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? It is additional income that spent on the consumption. It denotes the ratio of consumption to income. It denotes the tendency of a consumer to consume more than usual. It denotes the actual level of income at which equal to the consumption expenditure. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा that is B. It denotes the ratio of the consumption to the income. मैंने आपको नहीं बताया था पहले भी कि जैसे APC होती है, फॉर्मूला होता है C/Y। सिंपल सी एक लाइन बोलूं एपीसी के बारे में तो आपको, मेरी इनकम का कितना पार्ट मैं कंज्यूम कर रहा हूं, इसको बोलते हैं। यानी कि 100 रुपए कमाता हूं, 70 खर्च कर देता हूं, तो इसी का तो रेशियो ही है 70/100 यानी कि 0.7, इसी का रेशियो है। बोलो बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोपेंसिटी टू सेव? अब यार ये तो खुद ही तुम कर सकते हो आसानी से। इसके बाद ये रेशियो किसका हो गया? सेविंग और इनकम। जैसे एपीसी होता है वैसे ही एपीएस होता है, फॉर्मूला हो जाता है S/Y कि 100 कमाता हूं तो 20 रुपए बचाता हूं, तो 20/100.2, ये है रेशियो इन दोनों का। बात समझ में आया? तो आंसर विल बी बी। 48, द सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन, सेविंग किसमें से? ऑटोनॉमस ना 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 क्या गया? नेशनल इनकम एंड सेविंग। सी इनको बस सेम क्वेश्चन आ गया। Which of the following statement is not true about aggregate demand in two sector economy? इनमें से कौन सा सही नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए? Which of the following statement is not true about aggregate demand in two sector? तो यहाँ पे कौन कौन हो रहा है? एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। It is a sum of consumption and saving. The AD curve come from some point that is above the origin. It is a total consumption and investment. The AD curve is a positive slope. Which of the following statement is not true? बाकी सारे true है, बस पहला वाला सही नहीं। It is the sum of consumption and सेविंग। बोलो बात समझ में आया? नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंजम्पशन कर्व इज करेक्ट, इनमें से कंजम्पशन कर्व का कौन सा सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंजम्पशन कर्व इज करेक्ट? इट इज लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन आफ्टर द ब्रेक इवन, इट लाई बिफोर द एएस कर्व बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, द इंटरसेक्ट इट इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन एट द ब्रेक इवन। बिल्कुल याद रखना, ये जो आपका एएस होता है ये ऐसे जाता है 45 डिग्री, और ये आपका कंजम्पशन जाता है। तो पहले तो कंजम्पशन ज्यादा, ये आपका एएस यानी कि वाई और ये सी, और यहाँ पे आके ब्रेक इवन होता है। इसी बारे में बोल रहा है कि कट काम करता है ब्रेक इवन पे करता है। इट इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो बात समझ में आया? तो ये 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने करे हैं, ये 50 क्वेश्चन हमने किसके करे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से करिए। पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स के भी 50 क्वेश्चन जल्दी से करवा दूंगा। आप लोग मुझे बताना कैसा आपको समझ में आया, कितना हुआ। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 9079791206। इधर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, आप इसमें ज्वाइन कर लो। आपको सारे एमसीक्यूज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काम आएंगे, सेव करके रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।